गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात होती है कानपुर की। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी कानपुर में ब्रिटिश छावनी के आगमन की, बाजीराव पेशवा के आगमन की, सट्टी चौरा मैस्कर घाट कांड, बीबी घर घाट कांड और बूढ़ा बरगद की घटना के बारे में। आज अंग्रेज़ों द्वारा कानपुर के विकास में किए गए कार्य के योगदान की बात करते हैं। इमारतों की यहाँ बात करेंगे, यहाँ निर्माण शैली की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मेमोरियल वेल। बीबी घर हत्याकांड के बाद 1860 में उस कुएं को बंद करके उसके ऊपर मूर्ति रखकर एक मेमोरियल वेल स्थापित कर दिया गया। उसका नाम रखा गया मेमोरियल वेल। और वहीं बीवी घर को एक चर्च में परिवर्तित कर दिया गया और उस बीवी घर हत्याकांड के लिए उसको नाम दिया गया मेमोरियल चर्च। 1875 में इसका निर्माण लोम्बार्डिक गोथिक शैली में बनाया गया। अब बात करते हैं कि कानपुर में उन्होंने अपने सैनिकों के लिए, अपनी छावनी के लिए स्वास्थ्य संबंधी अस्पतालों का निर्माण किया। तो उसमें कौन कौन सी इमारतें, कौन कौन से अस्पताल बनवाए। तो सबसे पहले आता है दी जॉर्जिया मैकरॉबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल। सिविल लाइन में 12 एकड़ भूमि में 16 मार्च सन 1816 ईस्वी को दी जॉर्जिया मैकरॉबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल बना। अस्पताल के शिलापाट के अनुसार उसके मालिक जेम्स स्कॉर्जी मेस्टन ने अपनी पत्नी की याद में इसको बनवाया। यानी ये भी ताजमहल की तरीके से ही एक प्रेम की निशानी की तरह हो गया। अब बात करते हैं उर्सला अस्पताल की। तो 1935 में अल्बर्ट हॉर्समैन ने अपनी पत्नी उर्सला हॉर्समैन की, जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में उर्सला अस्पताल बनवाया। बाद में डफरिन अस्पताल बनवाया और 1943 में 960 एकड़ में हैलट अस्पताल बनवाया गया, जो उस समय आगरा व अवध के संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मॉरिस हैलट के नाम पर नामकरण हुआ। चूँकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाने वाला हमारा कानपुर, इसमें उद्योग धंधे बहुत स्थापित हो गए थे। तो अब बात करते हैं कानपुर में तत्कालीन फैक्ट्रियों की। तो सर्वप्रथम लाल इमली, जो ऊनी मिल थी, ऊनी फैक्ट्री थी जहां वूलन कपड़े बनते थे, और वहां पे इसकी निशानी होती थी 2 लाल की इमली लाल कलर की, और इस पे निशानी होती थी। विदेशों में यहाँ के बने कपड़े जाते थे और बहुत ही अच्छे रेट में बिकते थे। इसकी स्थापना 1880 में की गई और यहाँ की ऊनी कपड़े की डिमांड ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा थी। चमड़ा फैक्ट्री, यहाँ के सैनिकों के लिए, घोड़ों के लिए जो चमड़े के सामान की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए यहाँ पे चमड़ा फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने खोली। एल्गिन मिल, सूती मिल थी। एल्गिन मिल ये यहाँ का कॉटन जो था, उस कॉटन को खरीद के उससे कॉटन के कपड़े बनाते थे और उसको इंग्लैंड में सप्लाई करते थे। मोयर मिल और इसी तरीके से जेके मिल, जेके सूत मिल, जेके जूट मिल। तो जेके जो कंपनी था या जेके जो समूह था, यह ब्रिटिश संस्था नहीं थी, यह एक भारतीय संस्था थी, जो उस समय के तत्कालीन वहाँ के कानपुर के जो थे लाला कमलापत सिंघानिया, उन्होंने इसको स्थापित किया था। उनके पिताजी ने स्थापित किया था और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगे। अब बात करते हैं कि जब कारखाने लग गए हैं
तो उन कारखानों को कच्चे माल को लाने के लिए और बना हुआ माल यहाँ से बाहर भेजने के लिए हमको आवागमन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जीटी रोड की स्थापना हो चुकी थी। कालपी से और इलाहाबाद से कानपुर को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया था। इसके साथ ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी की व्यवस्था कर दी गई। अब चूँकि भारत में अंग्रेज़ों ने रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल 1553 में की थी। याद रखिए, 16 अप्रैल 1553 में भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। कानपुर में 3 मार्च 1859 ईस्वी में इलाहाबाद से कानपुर के लिए ट्रेन चली, लेकिन इस ट्रेन को चलाने के पहले पटरी बिछाने का काम 1555 से चालू हो गया था। अब जब 1859 में 3 मार्च को ट्रेन चली तो क्या हुआ कि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी और हमारा माल कानपुर से बाहर जाने लगा, कच्चा माल आने लगा। अब ज़रूरत पड़ी स्टेशन की, तो छोटे मोटे स्टेशन से काम चलता था, लेकिन 1885 में यहाँ पे एक स्टेशन बनवाया गया जो जीटी रोड के किनारे पर है, जो इस समय किदवई नगर में स्थित है। यह स्टेशन बनाया गया, बड़ा ही भव्य स्टेशन था। यह 47 से 50 साल तक इस स्टेशन का काम चलता रहा। इससे गाड़ियों का आवागमन अच्छे से होता रहा। इसे आज पुराना कानपुर स्टेशन के नाम से जानते हैं और इसको अब हेरिटेज बिल्डिंग में घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये ब्रिटिशकालीन कानपुर की एक इमारत है, एक संस्था है, एक धरोहर है। अब कहते हैं कि जब पुराना स्टेशन था तो नए स्टेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? चूँकि ट्रेन को रेल मार्ग से इसको कलकत्ता से, अवध से, लखनऊ से, कई जगह से, आगरा से जोड़ दिया गया था, तो एक बड़े स्टेशन की ज़रूरत पड़ी थी। तो 16 नवंबर 1928 में एक दूसरे स्टेशन की यहाँ पे निर्माण हुआ, जिसको सेंट्रल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। आज ये सेंट्रल स्टेशन हमारे उत्तर भारत का तीसरा बड़ा स्टेशन है। इनके अलावा अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित या ब्रिटिश काल के समय कुछ भारतीयों द्वारा भी स्थापित कुछ इमारतें ऐसी हैं कानपुर में जिनका अपना एक अलग ही महत्व है। वैसे तो आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक घंटाघर ज़रूर मिलेगा। तो अब आप बात करते हैं कानपुर के घंटाघर की। तो कानपुर के घंटाघर की निर्माण जो हुआ वो काफ़ी बाद में हुआ। इसके पहले कुछ घंटाघरों का निर्माण और हुआ। जैसे कानपुर में अगर घंटाघर की बात करें या क्लॉक टावर की बात करें, घंटाघर का मतलब क्लॉक टावर, तो अगर कानपुर में बात करें तो कुल 7 क्लॉक टावर हैं, 7 घंटाघर हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 पर है लाल इमली का क्लॉक टावर। सन 1800 ईस्वी में लाल इमली जब बनी तो उनके मैनेजर गोविंद जोन्स ने मील के पूर्वी कोने में एक टावर बनाकर उसमें घड़ी लगवाई, और ये घड़ी इंग्लैंड से मंगवाई गई थी, और इसका खर्च जो था इस घड़ी का 2 लाख रुपए था। यह क्लॉक टावर और घड़ी 6 महीने में बनकर तैयार हुई। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यहीं पर एक किंग एडवर्ड हॉल है, जो राजा इंग्लैंड के राजा किंग एडवर्ड 7 की याद में यहाँ पर बनवाया गया। यह फुल बाग में है। आज इसमें पुस्तकालय बनवा दिया गया, सार्वजनिक पुस्तकालय है, सरकारी पुस्तकालय है। इसका निर्माण 1911 में शुरू हुआ। अंग्रेज अधिकारी बिलक्रिस्ट ने 30,000 रुपये का अपना निजी सहयोग इसमें दिया था, और यह 11 जून 1912 को
जैमन कोबिन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह भी एक बिल्डिंग के ऊपर टावर बनाकर उस पे घड़ी लगाई गई थी। इसके बाद अब आता है कोतवाली का क्लॉक टावर। तो बड़े चौराहा के पास कोतवाली है वर्तमान में। तो बात करते हैं सन 1925 के आसपास की बात है। जनरल रॉबर्ट विंट ने इसे बनाने की घोषणा की, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के अफसरों के विरोध के कारण इसका काम रुका। लेकिन फिर भी 1925 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1929 में यह बनकर तैयार हो गई। 17 जुलाई 1929 को इसका शुभारंभ हुआ। अब बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने विरोध किया तो 1932 में एक कानपुर इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बनी और उसके ऊपर इसका एक नए क्लॉक टावर का निर्माण किया गया, जिसकी कीमत 80,000 रुपये थी, जिसमें 80,000 रुपये का खर्च आया। तो अब इसके बाद बात करते हैं इन 4 ब्रिटिश इमारतों के, इन 4 ब्रिटिश क्लॉक टावर के बनने के बाद, चूँकि एक मैनचेस्टर था, एक औद्योगिक शहर था, तो यहाँ पे श्रमिकों का, मिल मजदूरों का संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय सबके पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो इन क्लॉक टावरों का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था और ज़रूरत ज़्यादा थी। तो उसके हिसाब से उस समय भारत में जेके समूह ने अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर रखा था। तो जेके उद्योग समूह के मालिक कमलापत सिंघानिया ने अपने समूह के मुख्यालय पर मात्र 1 दिन की कमाई में एक क्लॉक टावर बनवाया और उसमें घड़ी लगवाई। ये भी एक बड़ी बात है कि 1 दिन की कमाई में इतना बनवा के तैयार कर दिया। एक भारतीय द्वारा यह बड़ा काम था उस समय। अब बात करते हैं घंटाघर, जो मेन घंटाघर है, जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास है। बताते हैं कि यहाँ पे गणेश पूजन हुआ करता था और बाल गंगाधर तिलक ने, जहाँ पे आज घंटाघर है, क्लॉक टावर है, वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी और अंग्रेज़ों ने उसके महत्व को हटाने के लिए वहाँ पे उसके जगह पे दूसरी उपयोग चीज़ बना के उसकी उपयोगिता ख़त्म कर दी और यहाँ पे एक नए क्लॉक टावर का निर्माण किया, जो टन टन की आवाज़ से पूरे शहर को जगाता था। यह थोड़ा सा डिफरेंट है। कलेक्टरगंज चौराहे से सेंट्रल स्टेशन के पास एक क्लॉक टावर बना हुआ है। यह बाकी क्लॉक टावरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी क्लॉक टावर जो हैं वो किसी न किसी बिल्डिंग के हिस्सा थे, लेकिन यह एक स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ क्लॉक टावर और बड़ा क्लॉक टावर है। इसकी तुलना दिल्ली के कुतुब मीनार से क्यों की जाती है? क्योंकि इसकी डिज़ाइन कुतुब मीनार से मिलती है। इसके निर्माण में 5 लाख के खर्च हुआ था और 3 साल का समय लगा था। इसमें जॉर्ज टी बुम का एक अहम योगदान था। अब सबसे अंतिम घंटाघर या क्लॉक टावर की बात करते हैं तो स्वरूप नगर में एक क्लॉक टावर है जिसे बिना सुई का क्लॉक टावर कहते हैं। यह 7वां क्लॉक टावर है जो सन 1946 में लॉर्ड विलियम ने बनवाया था। आज़ादी की लड़ाई के कारण यह बीच बीच में काम इसका रुकता रहा और एक समय ऐसा आया कि इसमें सुई नहीं लग पाई। आज भी यह बिल्कुल अधूरा है। तो ये क्लॉक टावर जो हैं 7 के 7 क्लॉक टावर कानपुर में आज मौजूद हैं और वैसे ही हैं, लेकिन इनमें से किसी भी क्लॉक टावर की घड़ी नहीं चलती है। तो अब बात करें कि कानपुर में इन उद्योग धंधों की और इन सब की स्थापना के बाद क्या शिक्षा के योगदान में अंग्रेज़ों ने कोई योगदान दिया? तो शिक्षा के क्षेत्र में
अंग्रेजों के योगदान को जानने के लिए हम शैक्षिक संस्थान के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, क्राइस्ट चर्च कॉलेज। तो 1819 में कानपुर में पाश्चात्य शैली का एक फ्री शिक्षा का स्कूल खुला, जो 1840 में एसपीजी मिशन स्कूल के नाम से चला। उसके बाद 1866 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज बना, यानी क्राइस्ट चर्च कॉलेज के नाम से इसका नामकरण हुआ। और कहते हैं यहाँ पे नाना साहब के जो मंत्री सेनापति अजीमुल्ला खां थे, उन्होंने यहाँ पे शिक्षा भी ग्रहण की और यहाँ पे अध्यापन भी किया, यानी वो यहाँ के छात्र भी थे और शिक्षक भी थे। आज तक यह 205 साल पुराना हो चुका है। अब पाश्चात्य शैली का था तो भारतीय शैली का भी होना चाहिए, तो एक भारतीय और पाश्चात्य शैली का मिला जुला कॉलेज की बात करते हैं तो डीएवी कॉलेज 1919 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बनवाया था, जो वैदिक सभ्यता के लिए बना था। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। यहीं से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके पिता एक साथ उन्होंने पढ़ाई की थी, जो ग्वालियर से आके यहाँ पढ़े थे। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी यहीं से पढ़े हैं। तृतीय संस्था तीसरी जो इंस्टीट्यूट है वो VSSD कॉलेज है। इसकी स्थापना सन 1921 में राय बहादुर विक्रमाजीत सिंह ने 1910 में बने श्री ब्रह्मावर्त सनातन धर्म मंडल के स्वामी ज्ञानानंद के शिष्य स्वामी दयानंद के मार्गदर्शन में की थी। तो ये तो हो गए कॉलेज। अब यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी CSA या पत्थर कॉलेज के नाम से फेमस है। यहाँ ब्रिटिश शासन काल में राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक छोटा सा स्कूल 1893 में खोला गया और 1906 में यह शासकीय सरकारी स्कूल कृषि विद्यालय बना। फिर 1969 में यूपी कृषि विज्ञान संस्थान के नाम से चला और 1975 में यह पूर्ण विश्वविद्यालय बना, जो भारत के और कानपुर के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से नामकरण हुआ। इसे पत्थर कॉलेज के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। अब बात करते हैं HBTU हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहले यह यूनिवर्सिटी जो है वो HBTI के नाम से थी, हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1920 में सरकारी अनुसंधान संस्थान कानपुर के रूप में हुई। 25 नवंबर 1921 को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने मुख्य भवन की नींव रखी और उनका नाम बदलकर सरकारी प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया। 1928 में इस सरकारी प्रौद्योगिकी संस्थान GTI को HBTI यानी हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कर दिया। फिर 2016 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और इसको हरकोर्ट बटलर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। अब बात करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की। तो कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से 1956 में इस मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इससे आज उर्सुला, हैलट जितने अस्पताल हैं सभी इससे संबद्ध हैं। अब बात करते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की। 1949 में राधा कृष्णन आयोग ने आगरा विश्वविद्यालय पर दबाव कम करने के लिए कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1966 में पार्वती बंगला रोड पर एक छोटे से घर से शुरू की थी। यानी जो आज इतने बड़े कैंपस में फैला हुआ विश्वविद्यालय है वो कभी एक छोटे से बंगला, एक छोटे से मकान से शुरू हुआ था। अंततः सर्वोदय नगर में स्थापित किया गया और उसके बाद 1971 से 72 में
कल्याणपुर जीटी रोड पर 264 एकड़ ज़मीन पर ये बनाया गया। आईआईटी कानपुर दुनिया प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। आईआईटी कानपुर की स्थापना अमेरिका के 9 विश्वविद्यालयों और भारत के सहयोग से 1959 में हुई थी, लेकिन 1963 में इसका स्थानांतरण कल्याणपुर में हुआ। कानपुर में ही हुई थी, लेकिन इसका स्थानांतरण कल्याणपुर में हुआ और यह पूरे भारत में पहला संगणक विज्ञान कंप्यूटर साइंस की शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान था। एनएसआई राष्ट्रीय सरकार संस्थान ब्रिटिश सरकार ने 1920 में भारतीय चीनी समिति का गठन किया। 1928 में रॉयल कमीशन, 1930 में टेरी बोर्ड ने इसकी प्रशंसा की। 1936 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई, मतलब इसका नाम बदल गया। 1944 में यह एचबीटीआई के भारतीय गन्ना समिति के नियंत्रण में रहा। 1947 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी का नाम हो गया। 1954 में भारत के खाद्य व कृषि मंत्रालय के अधीन में ये रहा। 1957 में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नाम रखा गया और 1963 में एचबीटीआई के परिसर से स्थानांतरित होकर कल्याणपुर आ गया। अब इन सब के अलावा बात करते हैं खेलकूद मैदान की, तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक अंतर्राष्ट्रीय पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थापित हुआ है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं। हालांकि कानपुर में कमला टावर और कमला जेके वालों ने कमला क्लब के नाम से एक स्थापित किया था स्टेडियम, लेकिन यह जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम है। कहते हैं आज जहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम है वहाँ पे कभी मैडम ग्रीन जो एक ब्रिटिश अफसर की पत्नी थी, वो वहाँ घुड़सवारी करने 1940 के दशक में जाया करती थीं। उनकी घुड़सवारी देखने के लिए इस मैदान में भीड़ जुटती थी और इसी को आगे चल के 1945 में एक स्टेडियम का रूप दिया। इस स्टेडियम को भी डेवलप करने में जेके समूह ने बहुत योगदान दिया था। जेके समूह ने इस पर 14 जनवरी 1952 को भारत वर्सेस इंग्लैंड मैच कराने के लिए गारंटी मनी दी थी। यह भारत का एक पहला स्टेडियम था जिसमें मैनुअल स्कोर बोर्ड था और खिलाड़ियों की उपलब्धि की प्लेट लगाकर पुली से चलाया जाता था। इसको चलाने में 40 से 45 कर्मचारी लगते थे। अब बात करते हैं चिड़ियाघर की। एलन फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध चिड़ियाघर कानपुर प्राणी उद्यान 1971 में खुला, जो प्रयागराज से आए एलन के द्वारा खरीदे गए जंगल की ज़मीन पे बना और यह इस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का तीसरा बड़ा चिड़ियाघर है। कानपुर में आए हैं तो गंगा बैराज कानपुर नदी में नवाबगंज में सन 2000 में बनकर तैयार हुआ, जिसकी लंबाई 621 मीटर है। कानपुर का एक और इमारत की बात करें तो जेड स्क्वायर वर्तमान की इमारतें ये हैं। यह मॉल सन 2010 में कानपुर के बीच में 9 लाख वर्ग फुट के साथ 5 एकड़ में बना है। इसके अलावा अगर बात करें तो कानपुर से और कानपुर तक का सफ़र करने में इस कानपुर को बीच में अपने नाम को कई बार बदलना पड़ा। 1700 के दशक से इस कानपुर का नाम 21 बार बदल चुका है। हालांकि उसके पहले भी उसका नाम बदला है, लेकिन 1700 के दशक से इसका नाम 21 बार बदला गया है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके लिए सूटेबल है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम
अपने इसी चैनल पे कॉन्सेप्ट ज्ञान की दुनिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।